वापस आने का शुक्रिया एक बार फिर। क्रॉस फायर में ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे टैक्सेशन पे, और अब बात होगी महंगाई पे कि आने वाला बजट 9 दिन में जो आ रहा है क्या होगा। मगर टैक्सेशन पे एक छोटी सी बात कहते चलें, इससे पहले हम आगे चलें। आपसे कहा था, जो इब्राहिम मुगल साहब ने सवाल उठाया था कि हमारे पैसे जाते कहाँ हैं। पाकिस्तान 18 करोड़ आबादी का वो मुल्क है नाजरीन कि जहां औसतन रोजाना 6, एक हफ्ते में 42, एक महीने में 180 और साल भर में 2160 अफराद बेरोजगारी और गुर्बत की वजह से खुदकुशी करते हैं। और ऐसी कौम को उनका वजीर आजम दिहाड़ी में 12 लाख रुपए का पड़ता है। हमारे वजीर आजम कौम के 484 अरब रुपए ग्रांट्स और सब्सिडीज और कर्जों की माफी की मद में सालाना खर्च कर देते हैं, जबकि काबीना के अरकान की तनख्वाहों और मराते शहाना पर सालाना 2 अरब रुपए दरकार होते हैं। यानी कि इन सिंपलर टर्म्स, इस भूखी नंगी कौम को एक वफाकी वजीर 1 लाख रुपए का रोजाना खर्च करना पड़ता है। एक वफाकी वजीर पे 1 लाख रुपया। इससे हटकर नाजरीन, हमारे खुशपोश वजीर आजम और मोर्चाबंद सदर के बैरूनी दौरों पर गुज़िश्ता 3 सालों में 700 मिलियन यानी कि 70 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर किसी के सीने में कौम के लिए दर्द रखने वाला दिल धड़कता हो तो जहां पनाह वाला ये तर्ज अमल तर्क करके इस पैसे को हकीकी मायनों में अवाम की फलाह पर खर्च करना चाहिए। लेकिन वो दिल कहां से लाएं कि जिसमें दर्द लोगों का हो। और इसी के साथ साथ मैं शाहिद साहब आपकी जानिब आऊंगी, मुख्तसर रैप अप कर दीजिए। इससे पहले मैं महंगाई के ऊपर आऊं कि ऐसी क्या बात कर दी, 7 लाख लोग आइडेंटिफाई कर लिए। कायरा साहब ने कहा कि जिनको टैक्स नेट में लाएंगे बड़े बड़े लोग जो हैं, इसके ऊपर आप बड़ा मुस्कुरा दिए थे, क्या बात है? मेहर बुखारी साहिबा, ये 7 लाख के जो आइडेंटिफाई हुए थे ये अब से 3 साल पहले हुए थे, आज नहीं हुए हैं। ये 3 साल पहले थे, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको एक गवर्नमेंट, चूंकि बहुत सीनियर मेंबर आपके यहाँ बैठे हैं पार्टी के और उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है, मैं उनको एक चीज देता हूं कि आप मुझे 20 आदमी बता दें जो कंप्यूटर पर बैठ दें और मैं 1000 अरब रुपए की इनकम जनरेट करके दिखाऊंगा। हुकूमत को भी पता है कि लोगों के पास कई हजार गज के बंगले हैं, मकानात हैं, प्रॉपर्टीज हैं, गाड़ियां हैं, नेशनल सेविंग्स में पैसे हैं, स्टॉक एक्सचेंज में हैं, बैंकों के डिपॉजिट हैं। वो इनकम टैक्स की रिटर्न में डिक्लेयर नहीं है, वो कंसील इनकम से बनाए गए हैं, लूटी हुई दौलत से बनाए गए हैं, उन पर टैक्स नहीं दिया गया। आप आवाम को निचोड़ने के बजाय उन 7 लाख आदमियों के अलावा मैं आपसे ये कहता हूं कि कंप्यूटर पर रिटर्न्स निकालिए। इन लोगों के एसेट जो हुकूमत के रिकॉर्ड में है, जो बैंकों के रिकॉर्ड में है, 1 साल में 1000 अरब रुपया जनरेट होगा और आपको उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं। उनका डिपॉजिट हम पे नहीं करेंगे, उनका नेशनल सेविंग्स का पैसा नहीं देंगे जब तक वो टैक्स नहीं देंगे। 1000 अरब रुपए की मैं गारंटी करता हूं, मैंने इस पे कई महीने काम किया। शायद नहीं, और अब आपकी बात मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद मुशर्रफ दौर में जो फौजी भेजे गए थे हर एक के घर देखने के लिए कितनी गाड़ियां हैं, कितना बड़ा बंगला है, सब कुछ है, शायद वही तरीका बेहतर था डॉक्यूमेंट करने को। नहीं, मेहर बुखारी साहब वो इसलिए भेजे गए थे कि उनको पता था कि वहां पर रिएक्शन आएगा। लोगों का कहना यह था कि जब आपके रिकॉर्ड में सारा कई हजार आपका मौजूद है तो लोगों के पास आप ये बताएं कि कितना सोना और कितना स्टॉक है, जो रिकॉर्ड में है पहले वो तो कर लेना। वो आप करना नहीं चाहते तो नाकाम बनाने के लिए मुशर्रफ ने किया था ताकि डॉक्यूमेंटेशन ना करनी पड़े। ये एक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ जिसको आज हम भुगत रहे हैं। बहरहाल अब हम आएंगे। मगर आपने पूछा था गालिबन महंगाई का। मैं 1 मिनट, मुझे लेट मी से समथिंग। हेलो जी, मैं गुजारिश ये है कि ये जो 7.5 लाख लोगों का मैंने जिक्र किया है, ये वही हैं जिनके बड़े बड़े बंगले भी हैं, जो फॉरेन टूर भी करते हैं, जिनके बैंक बैलेंसेस भी हैं और वो जिनके पास गाड़ियां भी हैं और वो टैक्स नेट में नहीं है। उन्हीं का जिक्र मैं कर रहा हूं और उनको बाकायदा नोटिस जारी होना शुरू हो गए हैं और हम टैक्स बेस को ब्रॉड करना चाहते हैं। सिर्फ ऑलरेडी टैक्स पेयर्स को हम स्क्वीज नहीं करना चाहते, ये फिलॉसफी गलत है बिल्कुल। जहां तक 1000 अरब का ताल्लुक है, आई डाउट इट, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन मेरा मकसद यह है कि पहले हमारी गवर्नमेंट का इशू कि वो लोग नेट के अंदर आ जाए। आप पहले अगर 1000 अरब रुपया किसी भी तरीके से अगर आप जस्टिफाइड मींस के अंदर रह के और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं तो कौन सी गवर्नमेंट नहीं बढ़ाना चाहेगी। दूसरी बात आपने कही कि जी वज़रा आपको 1 लाख रुपया दिन में पड़ते हैं। मैं वजीर रहा हूं और मेरी तनख्वाह महीने में 84,000 रुपया थी, जिसमें मेरे बाकी बेनिफिट भी शामिल थे। और उसमें 1 लाख रुपए में अगर आप मेरी गाड़ी, अगर आप मेरा स्टाफ, अगर आप मेरे दफ्तर के खर्चात भी उसमें कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि वो स्टाफ सिर्फ मेरे साथ नहीं है, वो गवर्नमेंट का रेगुलर स्टाफ है। अगर मैं वजीर नहीं भी हूंगा या बिल्कुल आप वजारतें खत्म कर दें, अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी तो वो फिर भी गवर्नमेंट के मुलाजिम रहेंगे। आप टोटल वजारतों के खर्चे बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत बातें की जा रही हैं। ये बिल्कुल मैं अच्छा, क्या ये भी एक बात समझा दीजिए, क्या ये भी गलत है कि इस हुकूमत ने 3 साल में 3 ट्रिलियन नोट जो हैं पैसे छापे हैं, यानी कि रोजाना के वो जो बनते हैं आप समझ चुके होंगे, और साथ साथ आई थिंक पहले 10 महीने में मैं कितने कर्जे लिए थे?
बैंकों से? देखें एक सेकंड, एक मिनट, आप जी बहुत लंबा होता जा रहा है ना आपका सवाल, इतना लंबा ना कर दे कि आपके पास वक्त ना हो उसका जवाब लेने का। मैं क्योंकि फैक्ट दे रही हूं, आपने बस जी, एंकर ने फैक्ट सवाल दे रही करना हूं, है फैक्ट दे और रही हूं दूसरे बस। को जवाब देने का मौका भी देना है। आपने कहा प्रेसिडेंट ने 3 साल में 70 करोड़ रुपए खर्च किए। आप मुझे प्रेसिडेंट साहब का कोई एक विजिट बता दें जिसमें उनके साथ वज़रा की लंबी टीम गई हो, मीडिया का कोई इंटोरेज गया हो, और वो अपने छोटे जहाज में या कमर्शियल फ्लाइट्स में जाते हैं। वो ना उन्होंने कभी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं ना है जी प्रेसिडेंट जी, मैं प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूं। आपने परवेज प्रेसिडेंट इलाही साथ थे ना अभी रशिया की ट्रिप पे? महर कौन से जहाज में गए थे? नहीं, आप बता दीजिए। एक 16 सीटर जहाज में। नहीं, इस दफा तो एयरफोर्स का जहाज। वे क्रेडिट इज ड्यू, क्रेडिट देना चाहिए वजीर आजम की। अभी लास्ट ट्रिप के ऊपर भी भारत वो बहुत बड़े एंटोराज लेके जाते हैं, लास्ट ट्रिप पे उन्होंने पैसे बचाए हैं। नहीं, मैं आपने बात देखे ना, आप अपनी गुफ्तगू को डाइवर्ट ना करें। फुकरे हमसे थोड़ा सा गिला के ऊपर है, आपने प्रेसिडेंट साहब का जिक्र किया है। कायरा साहब, फुकरे हमसे थोड़ा सा गिला, माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। 3 साल पहले 10 साल कबल भेजा था उनको एक सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अभी जेरे गौर है। 3 साल कबल हमने कुछ लोग आइडेंटिफाई किए थे। इस साल हमने फैसला किया है कि उनको नोटिस दिया जाए और उनसे टैक्स लेने की बात की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अगर मौका मिला तो आइंदा 6 साल में हम टैक्स वसूल कर लेंगे। एक मैं गुजारिश करूं, नहीं, अब आप सुन लीजिए ना, पहले मेरी सुन लीजिए, बोल लिया ना, थोड़ी सुन लीजिए। अगर आप गुफ्तगू तंजन करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ पूरे 2 घंटे का प्रोग्राम करता हूं। मुझे आपसे ज्यादा तंज करनी आती होगी। जैसे भी गुफ्तगू की मैंने सुन लीजिए, आपने भी तंजन की। नहीं कायरा साहब, ये ज्यादती वाली बात। अच्छा, आपने तंजन गुफ्तगू की, मैंने सुनी ना। तंज नहीं की। अब मुझे लगा ना जी, तो अब आपको फील हो रहा है तो अब आप भी सुनिए। दूसरी बात ये है, आप बता दीजिए मैंने कौन सी बात की है। छोड़िए ना, बात कीजिए भाई, कंटेंट के ऊपर, इश्यूज के ऊपर आ जाए। एक तो 3 साल के अंदर हम सिर्फ ये तय कर पाए कि हम इनको करेंगे और इनसे टैक्स लेंगे। पूरा साल हम प्रेजेंटेशनें देता रहा एफबीआर मेंबर भाई, आप मुझे बता दीजिए पहले साल आपने कब कहा था? हम 2008 में अगर हमने कहा था 7 लाख टैक्स नहीं ले पाए, आप बता दीजिए 1 साल में, पता नहीं अगले 2 साल में हम ले लें। मैं चुके आया हूं, कौम का वक्त है, आपका वक्त है। मेरा पहले तो यह है कि आप कायरा साहब इस साल 2000 अरब कलेक्शन की बात करें, एफबीआर के आगे हाथ जोड़े कि खुदारा 500 अरब को करप्शन को 200 रुपए लाएं, एग्रीकल्चर को टैक्स नेट में शामिल कर लें, जीएसटी दुनिया में कहीं नहीं एग्रीकल्चर पे, उसको खत्म कर दें। दूसरी मैं कहना चाहता हूं, इस साल बजट में एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट कम अज कम 6% रखें जी। अच्छा, दूसरी चीज ये अब है, सुन लीजिए मेरी बात एक सेकंड। मैं टैक्सेशन को अब छोड़ना चाहती हूँ, हमने जितना कहना था कह लिया। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, सुनिए ना मेरी बात। जब आप एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करेंगे तो दूसरा ये है कि आप इन्फ्लेशन, मुझे पता है आपका फोरम है, मुझे पता है कि आपकी जिम्मेदारी भी है, छोड़ देंगे। मैं टैक्स पे तो नहीं हूं, मैं कह रहा हूं कि जब आप एग्रीकल्चर की ग्रोथ को 6% लेके जाएंगे, आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। आपको आटा, चीनी, इसी पे आते हैं, इसी पे आते हैं, और चावल जो है इन्फ्लेशन पिछले साल। जी कह दीजिए, इससे पहले मैं महंगाई के ऊपर आ जाऊं, बताइए कायरा साहब। महर, एक तो गुजारिश ये है, एक तो गुजारिश आपसे भी है कि जब आप अपने सवाल ड्राफ्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखा ना कितने सवाल रेज कर दिए और मुझे मौका नहीं दिया उनका जवाब देने का। अब आपके पास टाइम थोड़ा है, मुझे भी आपकी मजबूरी का अंदाजा है। मेरी आपसे भी दरखास्त है और आपके पार्टिसिपेंट से भी, अगर मैं आपके शो में डायरेक्टली बैठा होता तो मैं इस तरह किसी के ऊपर लाफ नहीं करता। आई एम नॉट ए स्टूपिड मैन टू बी लाफ्ड एट, और बिल्कुल किसी दूसरे के ऊपर। हाँ, आपको गुमान होगा कि आप बहुत ज़हीन और बहुत फतीन लोग हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। कायरा साहब, आपकी इज्जत सर आंखों पे, आप ऐसे क्या बात कह रहे हैं? देख तो नहीं पा रहा, लेकिन मेरी गुजारिश महर ये है, मैं आपसे भी और अपने दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा, आप 2 या 3 लोग, एक एंकर है और 2 क्रिटिक बैठे हैं, आप अगर गवर्नमेंट के ऊपर एतराज किए जा रहे हैं और 15 सवाल आपने किए हैं और उसके बाद मेरे जवाब के दरमियान से भी सवाल निकाल रहे हैं, तो खुदारा अपने प्रोग्राम को इस तरह ड्राफ्ट कीजिए कि सवाल करें, उसका जवाब का मौका दें। कायरा साहब एक बात सुन लीजिए, ये एतराज 60 सालों पे मुहित है, जाती तौर पे ना लीजिए, आप पे कोई नहीं हंस रहा। एक बजट आ रहा है, 18 करोड़ अवाम है जो भूखी नंगी मर रही है, अब महंगाई पे आ मुझे जाते हैं। बिल्कुल एतराज नहीं है, आपका हक है सवाल करने का, क्रिटिक्स का भी हक है सवाल करने का, लेकिन सवाल करने का मतलब ये नहीं है ओके आप बड़े ज़हीन लोग हो, आप पीएचडी होंगे, आप बड़े स्कॉलर हैं, मैं जाहिल अनपढ़ ही सही, लेकिन इवन देन अगर गुफ्तगू ही करनी है तो मैं आपके साथ बैठ के करने को तैयार हूं। ये जो आइडियलिज्म में बैठ के बातें करनी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि सवाल इतने तवील न कर दे कि उसका जवाब ना। छोटा सवाल, मैं आपको ना जी, मैं सवाल नहीं कर रहा कायरा साहब, मैं तो सबमिशन है। कायरा साहब, एक मेरी ये है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ को 6% रखा है। दूसरा ये है कि मैं आपसे एग्री करता हूं, ये बात आपकी दुरुस्त है। दूसरा मैं कहता हूं कि मेगा प्रोजेक्ट्स शुरू कराएं, वो डिस्प्यूटेड डैम्स जो है उन पे सदर साहब को कहें कि चारों सूबों को बुला लें, वैल्यू एडिशन की बात करें, जीएसटी की बात मैंने कर दी। नॉन डेवलपमेंट बजट जो है कायरा साहब इस मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है।
آپ سے گزارش یہ ہے کہ نان ڈیولپمنٹ بجٹ کو کچھ کم کروائیں, نان پرفارمنگ لونز جو ہیں ان کی کچھ کوشش کریں. بھائی میرے یہ جو نان ڈیولپمنٹل بجٹ کا ذکر ہے نا مہر, دیکھیں بات سنیں, اب آپ نے اتنا لمبا سوال چھیڑ دیے. نان ڈیولپمنٹل بجٹ کو ذرا ڈیفائن کریں, وہ ہے کیا؟ جو گورنمنٹ کا کنکرنٹ جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے, اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں میجر پورشن آپ کی پینشن اور سیلریز کا ہے. جی صحیح ہے. آپ پینشن اینڈ سیلریز کٹ کر سکتے ہیں. جو گورنمنٹ کے ادر ایکسپینڈیچر ہیں وہ تو ہم نے پہلے ہی پچھلے سال کے اوپر فریز کیا. کائرہ صاحب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 80 ارب روپے کا تیل جو ہے بابوؤں کی گاڑیوں میں چل رہا ہے. منسٹر تو ایک گاڑی رکھے تو بابو بدنام کرتا ہے, بابو کی 6 گاڑیاں ہوتی ہیں, اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ بابوؤں کو کنٹرول 16 گاڑیاں کے بابو کے پاس ہے. خدارہ بابوؤں کو کنٹرول کریں. پاکستان میں سب سے جو منظم ترین سیاسی جماعت ہے وہ بابوؤں کی جماعت ہے. اگر آپ کائرہ صاحب کسی کو ایک بندے کو بھرتی کرا لے, بابو اس کے بدلے میں 20 بندے بھرتی بھی کرائے گا, بدنام کائرہ صاحب کو کرے گا. ان بابوؤں کو کنٹرول کرنے کے لیے گزارش یہ ہے, میں آپ سے دیکھیں نا, میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ پاکستان ایک گروئنگ سماج ہے. میں کہا کائرہ صاحب کہہ لیں اپنی بات بھائی, اگر آپ نے 15 سوال کرنے کے بعد مہر یہی ایک ایشو ہے نا. میں آپ کو دیکھیں نا فارمیٹ میں ایک چیز ضرور ڈیزائن کریں. اب ایک سوال ہے آپ کا ایک سوال ہے بابوؤں کا, بیوروکریسی کا سوال ہے. کائرہ صاحب سمپل سا جواب دیجئے. مہر اس میں کوئی شک نہیں, بیوروکریسی پاکستان کی دنیا کے ہر ملک کے اندر بیوروکریسی موجود ہوتی ہے. ہاں, اگر پاکستان کے اندر سٹرکچرل سسٹم بہتری آئے گی, امپروومنٹس ہوں گی جو گریجولی ہونی ہے, تو آپ نے بیوروکریسی کو بھی کنٹرول کرنا ہے, ان کے اخراجات پہ بھی قابو پانا ہے. لیکن میں پھر آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کا, جو آپ کے پاس 2 اکانومی کے ایکسپرٹ بیٹھے ہیں, پلیز آسک them to correct me if I'm wrong, کہ گورنمنٹ کا جو کرنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کے اوپر میجر جو خرچہ ہوتا ہے, وہ سیلریز اینڈ پینشنز کا ہے. جو گورنمنٹ کے ادر اخراجات ہیں جس میں گاڑیوں کا, فیول کا, باقی چیزیں ہیں, وہ ہم نے پچھلے سال کے لیول کے اوپر فریز کیا ہوا ہے. اس سال ہم نے باوجود انفلیشن کے اس میں انہانسمنٹ نہیں ہونے دی, اور مختلف مدات میں اس میں 30% کے قریب ہم نے دوبارہ کٹ لگائے ہیں. اچھا شاہد صدیقی صاحب, آپ سے ایک سوال ایک مختصر سی بریک پہ جانے سے پہلے پوچھوں گی, قیمتوں کے بڑھنے میں حکومت کا کتنا کردار ہے؟ دیکھیے, قیمتیں جو پاکستان میں بڑھی ہیں اس کی وجہ بتا دوں کہ جب یہ حکومت آئی تھی جی ایس ٹی تھا 15%, اور بے نظیر صاحبہ کا جو انتخابی منشور تھا اس میں اس کو کم کرنا تھا, وہ پہلے 16 کیا پھر 17 کر دیا. دوسری بات یہ تھی کہ جو ٹیکسوں کی چوری ہو رہی ہے اور کرپشن ہو رہا ہے, اس میں اس حکومت نے 21 مہینے میں آفیشیل فیگرز بتا رہا ہوں, 548 ارب روپے پیٹرول کی مد میں آمدنی کمائی ہے. اور یہ کہنا کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں, اس سے زیادہ غلط بات کوئی نہیں. 1 روپے کی سبسڈی نہیں دی گئی, پیٹرولیم لیوی ہے, اور یہ جو 548 ارب روپے ہم نے پیٹرول چلیں پھر بریک کے بعد آ کے آپ کا جواب لے لوں گی. کائرہ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, اور آپ کو بتایا جائے گا کہ 9 دن میں آنے والا بجٹ جو ہے اس میں آپ اپنا گھریلو بجٹ کس طرح بنائیں گے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. آفٹر ویری شارٹ بریک.